Okay, Jai Shri Ram, good morning and welcome back to one of my another video. ये वीडियोस में आज भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं फार्मर बिल्स को लेके। आज भारत देश में जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो उसको लेकर हम बात करेंगे कि आज भारत का किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है। जब गवर्नमेंट कह रही है कि ये बिल उसके लिए बेनिफिशियल है, उनके लिए एक लैंडमार्क चेंज ला सकता है, तो फिर फार्मर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि वो 2025 तक फार्मर्स की इनकम को दोगुनी कर देंगे, तो फिर ये फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। ये एमएसपी क्या है। अब इस सब के लिए मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में हैं और कुछ इकोनॉमिस्ट की जो अच्छी समझ रखते हैं और कुछ एक्सपर्ट से बात की और फाइनली खुद भी इस ड्राफ्ट बिल को लाइन बाय लाइन पढ़ा ताकि पूरी तरह से समझा जा सके कि क्या बात है जिसपे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब यहां पे आप लोगों के लिए मैं ये कंक्लूजन लेकर आया हूं, लेकिन उसके पहले आपको एक स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूंगा कि अगर पहले ही से डिसाइड कर चुके हैं कि क्या सही है और क्या गलत, तो फिर ये वीडियो भाई साहब आपके लिए नहीं है। अब अगर मैं बात करूं कि आज भारत देश का जो किसान है वो गरीब क्यों है, वाई आवर फार्मर्स आर पुअर। दिक्कत यह है कि हमारे जो फार्मर्स हैं आज उनको जो पेस्टिसाइड्स चाहिए, जो इंसेक्टिसाइड्स चाहिए, जो सीड्स चाहिए, जिनको हम एग्रीकल्चरल इनपुट्स बोलते हैं, उनको वो रिटेल प्राइस पे खरीदते हैं। और जब बारी आती है अपने एग्रीकल्चरल आउटपुट को बेचने की, तो वो उस आउटपुट को बेचते हैं होलसेल प्राइस पे। तो दोनों जगह पर अगर मैं बात करूं तो जो किसान है हमारा, वो किसान प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं होता है। इंडिया में आज 70% किसान ऐसे हैं जो कि स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आने का मतलब जो है, मोटा मोटी अगर मैं बात करूं कि उनके पास जो खेती के लिए जमीन है वो 1 हेक्टेयर से कम है। 1947 के बाद जब इंडिया में जमींदारी को अबॉलिश किया गया तो जो लैंड्स थे उनके बहुत टुकड़े टुकड़े किए गए ताकि वो फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो ये लैंड और छोटे होते चले गए। अब सीधी सी बात समझिए कि लैंड जो है वो जितना छोटा होता चला जाएगा उतना उसमें एग्रीकल्चरल आउटपुट कम होगा, और जितनी आपकी फसल कम होगी, एग्रीकल्चरल आउटपुट कम होगी, उतनी आपकी जो किसान भाई है उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के बाद जो अगला चीज आया कि किसान अपनी फसल को कैसे बेचते थे, तो बेसिकली अनलाइसेंस्ड ट्रेडर्स हुआ करते थे और वो किसान अनलाइसेंस्ड ट्रेडर्स को उनके द्वारा डिसाइड किए गए प्राइस पर अपना जो आउटपुट है वो बेचते थे। अब आता 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय एपीएमसी एक्ट आता है, मंडी एक्ट के नाम से जिसे जाना गया। ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और बाद में इस एक्ट में ये बातें कही गई जो आज चल रहा भी है कि किसान जो है वो अपनी जो आउटपुट है वो मंडी में जाके बेचेगा और मंडी में जो है वो थ्रू द ट्रेडर्स ये अपनी सामान जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को बेचेगा। ठीक है, तो यहां पे किसान जो है वो ट्रेडर्स के साथ नेगोशिएट कर सकता है कि वो किस प्राइस पे अपने जो आउटपुट है उसको बेचने वाला है। जैसे कि अब आप देखते होंगे बहुत सारे वीडियोस मंडीज के जो क्योस होते रहते हैं, कोई 20 रुपए चिल्ला रहा होता है, कोई 22 रुपए चिल्ला रहा होता है 1 किलो टमाटर के लिए, कोई 25 रुपए टमाटर के लिए चिल्ला रहा होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें से कोई भी फार्मर्स नहीं होता, ये सारे जो है वो ट्रेडर्स होते हैं। और ये ट्रेडर्स क्या करते हैं, फार्मर्स को परेशान करने के लिए ये ट्रेडर्स एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड कर देते हैं कि आज चलो यार 20 रुपए केजी में टोमेटोज जो है वो प्रोक्योर करना है। अब अगर मान लीजिए मैं एक फार्मर हूं, मैं पहले ट्रेडर के पास गया, वो भी 20 रुपए बोल रहा है, दूसरे ट्रेडर के पास गया, वो भी 20 रुपए बोल रहा है, तीसरे के पास गया, वो भी 20 रुपए बोल रहा है, तो ये ट्रेडर्स ने आपने में एक सेटिंग कर ली है। तो मुझे अगेन जो नेगोशिएशन पावर ये मंडी एक्ट देता था वो खत्म हो चुकी है। अब मैं अगेन एक प्राइस टेकर बन के रह गया हूं, प्राइस मेकर नहीं बन पाया हूं। अगर मैं बात करूं कि क्या ये मंडी एक्ट अपने आप में परफेक्ट है, तो बिल्कुल भी ये मंडी एक्ट परफेक्ट नहीं है। आज भारत देश में टोटल अगर मैं बात करूं तो 7000 मंडीज है। ठीक है, और अगर मैं
एक इंडियन नेशनल फार्मर्स कमेटी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उस नेशनल फार्मर्स कमेटी की रिपोर्ट में जो कहा गया है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। उस कमेटी ने एक रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दिया कि अगर आप इस मंडी एक्ट को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आपको हर 5 स्क्वायर किलोमीटर पे एक मंडी देनी पड़ेगी। लेकिन आज भारत देश में अगर मैं एक छोटे स्टेट मेघालय की बात कर लूं तो वहां पे 11,000 स्क्वायर किलोमीटर पे आपको एक मंडी जो है वो मिलती है। ठीक है, तो आप यहां पे एक और डेटा मैं आपको देना चाहूंगा कि जो भी टोटल प्रोड्यूस इंडिया में होता है उसके सिर्फ 40% जो आउटपुट है वो मंडी में बिकते हैं। आप सोचिए कि जितने भी टोटल आउटपुट हो रहे हैं उसमें से सिर्फ 40% मंडी में बिकते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अनलाइसेंस्ड ट्रेडर्स को किसान बेचता है अपने गांव में, क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपने सामान को ट्रांसपोर्ट कर सके मंडी तक, उसको वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसके चलते उनकी कमाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से एक और डेटा आया है कि आज 4 में से जो 3 किसान है वो खेती छोड़ना चाहता है, वो खेती छोड़ने पे विवश हो चुका है। वो चाहता है कि वो खेती नहीं करे, वो किसी दूसरे सेक्टर में जाके अपनी इनकम या अपनी आमदनी पाए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने 3 फार्मर एक्ट जो है वो लॉन्च किए या उसको पास कराया पार्लियामेंट के थ्रू। अब वो जो से पास कराया गया, बहुत लोग कहना है कि वो कंट्रोवर्शियल तरीके से पास कराया गया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। वो जो 3 बिल्स हैं, वो पहला बिल जो है वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। सेकेंड बिल जो है वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इट इज बेसिकली एन अमेंडमेंट। और जो थर्ड आपका फार्मर बिल है वो है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फॉलिसिटेशन बिल। अब ये 3 बिल्स को मैं आपको समझाऊंगा कि क्या इश्यूज है बेसिकली इन तीनों बिल्स के अंदर, और बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और इसके लिए मैं 3 एग्जांपल लेना चाहूंगा। पहला एग्जांपल मैं लूंगा, एग्जांपल नंबर 1, लेज वर्सेस पोटैटोज। अब एक बहुत बड़ी कंपनी है लेज, वो फार्मर्स के साथ क्या करती है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है कि अगर आप इस पर्टिकुलर साइज के आलू, ठीक है, पैदा करोगे तो हम आपके यहां से इस आलू को, इस पर्टिकुलर साइज के आलू को जिसके कुछ मॉइस्चर कंटेंट होते हैं उसको आपसे ले लेंगे और आपके साथ हम 1000 टन आलू आपसे ले लेंगे। ठीक है, तो 1000 टन आलू जो है वो लेज जो है वो पोटैटो लेज जो है वो आपके किसानों से ले लेगी। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि किसान और आपकी जो लेस की कंपनी है उसके बीच में एक करार होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसी चीज को बेसिकली हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो कंपनीज है अगर और जो फार्मर्स है उन्होंने जो प्राइस डिसाइड कर दी, मान लीजिए उन्होंने पोटैटोस के लिए प्राइस डिसाइड कर दी कि हम पोटैटोस को 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से खरीदेंगे 1000 टन पोटैटो को, तो कॉन्ट्रैक्ट होते समय ये प्राइस आपके कॉन्ट्रैक्ट में चढ़ जाती है। अब अगर मान लीजिए फ्यूचर में प्रोड्यूस बहुत ज्यादा हो जाता है, आलू के दाम मान लीजिए 10 रुपए केजी हो जाते हैं, तो भी फार्मर्स को 20 रुपए ही मिलेंगे। और अगर आलू के दाम बढ़ भी जाते हैं तो भी फार्मर्स को 20 रुपए ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। अब इसकी कुछ बेनिफिट्स क्या है? इसके बेनिफिट्स ये है कि फार्मर्स और कॉर्पोरेट के बीच में कोई भी मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं होता है, और जब उनके बीच में कोई मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो बेसिकली दोनों को फायदा है, कॉर्पोरेट्स को भी फायदा है और आपके फार्मर्स को भी फायदा है। सेकेंड जो इससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बेनिफिट होता है वो बेनिफिट ये है कि आपका जो फार्मर है वो कंपनी से, कॉर्पोरेट से कुछ पैसे एडवांस में ले सकता है एग्रीकल्चर करने के लिए, और इसके चलते उसको बाहर से लोन नहीं लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो डिस्ट्रेस होगा या जो स्ट्रेस होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, तो यहां पे एक और अगर मैं बेनिफिट बात करूं तो वो यही है कि प्राइस जो है वो फिक्स आपके रहेंगे। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके बाद दिक्कत कहां पे है? दिक्कत है कि ये कंपनीज बिग एंड पावरफुल है। ठीक है, इनके पास अपनी एक लीगल टीम होती है जो कि इनके लिए एक फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी, जो कि बेसिकली वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होगा।
ऐसा फार्मर्स का डर है। और इनके पास एक कुछ फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं जो कि प्राइस ऐसे फिक्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में जिससे कि कॉर्पोरेट्स को ज्यादा फायदा हो। और तीसरा जो डर है वो ये डर है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को ये कंपनीज ऑनर नहीं करेंगे तो फार्मर्स जो है वो आपके एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक सोल्यूशन है, बड़ा सिंपल सोल्यूशन है कि इसके लिए गवर्नमेंट को एक इंटरमीडिएरी बॉडी बनानी चाहिए जो कि फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, फार्मर्स को कॉन्ट्रैक्ट को समझाने में हेल्प करे और फार्मर्स को एजुकेट करे कि ये कॉन्ट्रैक्ट को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। इस बिल्स में एक डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम की बात की गई है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम के पास जा सकते हैं। और बेसिकली जो डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम है ये सिंपल भाषा में एसडीएम सॉल्व करेगा, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सॉल्व करेगा, जो कि मुझे प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा अच्छा प्लान नहीं लगता है क्योंकि एसडीएम साहब के पास बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, तो ये कितने सारे डिस्प्यूट्स को हैंडल कर पाएंगे। तो ये किताबों में अच्छा लगता है डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम सुनने में, बट एक्चुअली में इसका कोई खास मुझे प्रैक्टिकल फायदा नहीं दिखता है। तो ये हो गया पहला जो बिल है उसको लेकर कंसर्न, ठीक है। सेकेंड जो बिल है जिसको हम इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बोलते हैं, इसको भी मैं बड़ा सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। और इसके लिए मैं जो एग्जांपल लेना चाहूंगा वो एग्जांपल लेते हैं ऑनियन मेक्स भारत और इंडिया क्राई। लास्ट ईयर याद होगा या हर साल ऐसा लोग देखते हैं कि 100 रुपए किलो से ज्यादा पर केजी ऑनियंस बिकते हैं मार्केट में। तब लास्ट ईयर मुझे याद है कि मैंने 180 रुपीज पे ऑनियंस खरीदे थे, 200 किलो पे ऑनियंस चले गए थे, काफी आंसू निकाले थे भारत के लोगों के लिए। अब ये क्यों हो जाता है, प्राइसेस ऑनियंस की रेगुलेट क्यों नहीं हो पा रही है? दिक्कत यह है कि जब आपका ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जब ऑनियंस किसी सीजन में ज्यादा आए तो उस समय हमारे जो ट्रेडर्स या कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो इन ऑनियंस को स्टोर नहीं कर सकती है एक सर्टेन लिमिट के ऊपर, क्योंकि ऐसा करना इलीगल है। बिकॉज ऑनियन जो है वो इसेंशियल कमोडिटीज में आता है। अब इसेंशियल कमोडिटीज के अंदर हमारे कुछ प्रोड्यूस आते हैं जैसे ऑनियंस है, टोमेटोज है, आपके ऑयल सीड्स है, आपके सीरियल्स है। तो ऐसे कुछ चीजें जो है वो इसेंशियल कमोडिटीज में आते हैं जिसका कि आप एक पर्टिकुलर लिमिट तक आप स्टोरेज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप उसको एक होल्ड करके नहीं रख सकते हो। जैसे आपको याद होगा कि कोविड-19 के इनिशियल डेज में मास्क और सैनिटाइजर को इसेंशियल कमोडिटीज बनाया गया था ताकि इनकी होर्डिंग नहीं की जा सके, क्योंकि उस समय डिमांड बहुत ज्यादा था और सप्लाई जो था वो कम था। अब अगर कोई आदमी किसी चीज को स्टोर नहीं कर सकता है, ऑनियंस को जब वो ज्यादा पैदा हो रहे हैं तो स्टोर नहीं कर सकता है, तो फिर ये ट्रेडर्स या ये जो कॉर्पोरेट फर्म्स हैं वो आपके फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स या फूड स्टोरेज यूनिट्स या जिसको हम कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स है उनमें इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसको अगर ज्यादा एक हद से ज्यादा स्टोर कर ले तो फिर ये तो क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। तो इस एक्ट में कहा गया है कि हम इन चीजों को इसेंशियल कमोडिटीज के लिस्ट से हटा देंगे। अब हटा देंगे तो ताकि हटाने से फायदा ये होगा कि जो स्टॉकिंग लिमिट है वो हट जाएगी, ट्रेडर्स इनको स्टॉक कर पाएंगे, कॉर्पोरेट फर्म्स इनको क्या कर पाएंगे, स्टॉक कर पाएंगे, और फाइनली कभी गवर्नमेंट को ये प्राइसेस जो कभी कभी इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं उसको रेगुलेट करने में मदद मिलेगी। लेकिन इसमें दिक्कत यह है लोगों को कि अगर ऐसा बिल आता है जहां पे लिमिट्स को हटा दी जाती है, होल्डिंग लिमिट्स को हटा दी जाती है, तो ये बिल्कुल एक लूप होल है कि ट्रेडर्स जो है वो जब ज्यादा हार्वेस्ट हो रहा है ऑनियन का तो उस समय क्या करेगा, ज्यादा ऑनियंस खरीद के अपने स्टोर रूम में कोल्ड स्टोरेज हाउसेस में रख लेगा और तभी अपने ऑनियंस को बाहर निकालेगा जब प्राइसेस हाई हो। वो इतना समाज सेवा नहीं करेगा कि अपने ऑनियंस को तब बाहर निकाले जब प्राइस जो है वो कम हो, ठीक है। तो यहां पे एक लूप होल्स है जो कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में मतलब कंसिडर करने की जरूरत है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप खुद सोचिए ना कि ठीक है, ये बात भी सही है, दोनों चीजें सही है कि कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, आपको चाहिए कि ट्रेडर्स उसमें इन्वेस्ट करें, कॉर्पोरेट फर्म्स उसमें क्या करें, इन्वेस्ट करें।
तो यहां पे आपको सीधी सी बात है कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से उस पर्टिकुलर आउटपुट को हटाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को हटाना पड़ेगा, ताकि जो आपकी स्टोरेज लिमिट है उस पे जो आपकी सीलिंग लगी हुई है वो हट सके। अब आती है बात कि चलिए यार ये सब तो ठीक है, तो इससे क्या दिक्कत आ रहा है? तो इससे दिक्कत बेसिकली आपका यही आ रहा है कि गवर्नमेंट के पास दिक्कत यह है कि आज भारत में पहले भारत में फूड क्राइसिस हुआ करती थी, ठीक है, फूड क्राइसिस, खाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं था। आजादी के बाद की मैं बात कर रहा हूं, खाने के बाद पैसा नहीं था, खाने के लिए अनाज ही नहीं थे, ठीक है। तो उस समय फूड जो आते थे वो बाहर से इंपोर्ट होकर आते थे। गवर्नमेंट उनके होर्डिंग्स पे के चलते, होर्डिंग ना हो इसके लिए उन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो थी वो बनाई थी। आज मैं बात करूं तो इंडिया में फूड डेफिशिएंसी क्राइसिस नहीं है, फूड सरप्लस क्राइसिस है। एक एफसीआई की डेटा आपसे शेयर करना चाहूंगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। उनके पास बफर स्टॉक से ज्यादा अमाउंट गोदामों में आज पड़ा है जो सड़ रहा है, जिसका कोई देखने वाला नहीं है। आप देख सकते, मैं आपको एक डेटा देता हूं कि 30 लाख टन ऑफ शुगर, ठीक है, 221 लाख टन ऑफ राइस, 478 लाख टन ऑफ व्हीट आज एफसीआई के गोदामों में पड़ा हुआ है। कुछ सड़ रहा है, लेकिन आज भी भारत का जो गरीब है वो भूखा सो रहा है, वो उसको खाने के उसके पास कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हमारे पास जो फूड है वो पूरी तरह से मिसमैनेज्ड है। गवर्नमेंट का कहना है कि इसको स्टोर करने के लिए हमें ये इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से इनको रिमूव करना पड़ेगा, व्हीट, राइस, पोटैटोज, ऑनियंस को, ताकि इनकी स्टॉकिंग लिमिट जो है वो हट सके और कॉर्पोरेट फर्म्स, ट्रेडर्स कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज पे इन्वेस्ट करें, ताकि इनकी स्टोरेज का एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हमारे पास हो, क्योंकि हम गुजर रहे हैं फूड सरप्लस क्राइसिस से, ठीक है। लेकिन यहां पे भी इसके ऐसा आपको डरने की बात नहीं, क्योंकि इस बिल में एक और चीज मेंशन की गई है कि वापस ये इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में इन सारी चीजों को इंक्लूड कर लिया जाएगा अगर आपकी हॉर्टिकल्चर आइटम का जो प्राइस है वो डबल हो जाता है और फूड ग्रेन्स का प्राइसेस जो है वो अगर 1.5 गुना बढ़ जाता है, तो वापस ये व्हीट, राइस, पोटैटोज जो है इनको एसेंशियल कमोडिटीज में ले लिया जाएगा और फिर आपके स्टॉक लिमिट्स वापस लगने लगेंगे। सो अगेन बात वही आती है कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि होर्डिंग के एक आज भी लेजिटिमेट कंसर्न है। सबको यही लगता है कि ट्रेडर्स जो है जब ज्यादा हार्वेस्ट होगा तो चीजों को होल्ड करके रखेंगे और तभी बाहर निकालेंगे जब प्राइसेस बाहर मार्केट में हाई हो। अब थर्ड जो इस बिल है, थर्ड बिल को मैं समझाना चाहूंगा अगेन एक एग्जांपल से। इस थर्ड बिल में बात की गई है वन नेशन वन मार्केट को लेकर। यू कैन सेल योर एप्पल एनीवेयर, ठीक है। बेसिकली आजकल अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश का जो किसान है, पहले क्या होता था कि वो अपनी जो एप्पल्स है वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश के स्टेट मंडीज में बेच सकता था। अब इस थर्ड वाले जो बिल के आने की वजह से उसको एक फ्रीडम मिलता है कि वो अपने एग्रीकल्चरल आउटपुट को, वो अपने एप्पल को इंडिया में कहीं पर भी बेच सकता है और जो जहां पे भी उसको ज्यादा अच्छा प्राइस मिले वहां पे वो उसको बेच सकता है। तो ये एक वेलकम करने वाला बात है। लेकिन यहां पे जो वन नेशन वन मार्केट है इस पे भी प्रोटेस्ट है, ठीक है, क्योंकि यहां पे जो मंडीज में ट्रेड हुआ करते थे, वो मंडीज में जो ट्रेड हुआ करते थे तो मंडीज में एक पर्टिकुलर टैक्स जो है फार्मर्स को देना पड़ता था। तो यहां पे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। यहां पे अब अगर वो अपना जो एप्पल है वो कहीं इंडिया में और कहीं बेचता है तो अब उसको वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको किसी से वो एप्पल खरीदना है, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, यानी आपके कितनी इनकम हो रही है उस पर गवर्नमेंट की नजर अब रहेगी। जो बिचौलियों की बात इस पूरे की कही जा रही है कि बिचौलियों पे ये फार्म बिल्स एक बिचौलियों को हटा सकता है, उस पे ये है कि अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। पहले ट्रेडर्स के पास लाइसेंस हुआ करते थे और पहले लाइसेंस के समय पैन कार्ड देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये एक चीज है। उसके बाद मैं बात करूं कि फ्यूचर मार्केट प्राइस जो है उनको आपको देखकर चलना है। फ्यूचर मार्केट प्राइस जो है उनको देखकर चलना है। फ्यूचर मार्केट प्राइस ऑफ जो भी है इनको बेस रखकर, ठीक है, उनको आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सॉरी,
ये यार, तो यार अब वन नेशन वन मार्केट में लोगों को क्या दिक्कत है? देखो, वन नेशन वन मार्केट में अब लोगों को ये दिक्कत है, फार्मर्स को ये दिक्कत है कि पहले क्या होता था कि उनकी जो पेमेंट्स होती थी, मंडी को कहा जाता था कि भैया वो पेमेंट्स आप एक दिन के अंदर क्लियर कर दो, ठीक है। लेकिन अब इस बिल में कहा गया है कि आपको 3 दिन का क्रेडिट सिस्टम दिया जाएगा, यानी 3 दिन में आपको वो पैसे आपके बैंक अकाउंट्स में बेसिकली मिलेंगे। तो फार्मर्स को यहाँ पे एक जो पॉसिबिलिटी है दिखती है कि यहाँ पे ये मिसयूज हो सकता है, और इस लूपहोल को भी एड्रेस करने की जरूरत आपको है। मंडीज को लेकर इससे नुकसान है, मंडीज को नुकसान ये है कि उनको अब इस वन नेशन वन मार्केट में फार्मर अगर उनके स्टेट के बाहर ट्रेड करेगा तो मंडीज को टैक्स नहीं मिलने वाला है। और बिचौलियों, जिनको आप ट्रेडर्स कहते हैं, उनको भी एक नुकसान है कि अब उनको ट्रेडर अगर बनना है भैया तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, और पैन कार्ड नहीं है तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। पहले आपको लाइसेंस चाहिए होता था ट्रेडर बनने के लिए, ठीक है। तो वो लाइसेंस पहले लेने के लिए यार पैन कार्ड की जरूरत नहीं थी, हम सभी को पता है, पैन कार्ड कंसेप्ट बहुत बाद में आया। तो इसीलिए ये चीज जो है इस पे प्रोटेस्ट हो रहा है कि फार्मर्स को लगा कि पहले एक दिन के अंदर पैसा मिल जाता था, लेकिन अब जो है वो 3 दिन के अंदर उनको पैसा क्रेडिट किया जाएगा। थर्ड जो कंसर्न आ रहा है यहाँ पे वो एमएसपी को लेके आ रहा है, ठीक है। एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट जो है वो 23 ऐसे एग्रीकल्चरल आइटम्स है जिनमें मैक्सिमम फूड आइटम्स है, उनकी एमएसपी डिक्लेयर करती है। और यहां पे एक बात ये भी जानने वाली है कि एमएसपी डिक्लेयर करना और उसको एमएसपी पे लेना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर करती है, एक रेफरेंस तय करती है कि भैया आप इस रेफरेंस को देखिए फार्मर्स को, और उसके बाद अपने सामान को ट्रेडर्स को बेचिए। लेकिन गवर्नमेंट सारी चीजें खुद एमएसपी पे प्रोक्योर नहीं कर सकती है, उनके अपने कुछ ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट हैं। वो मैक्सिमम जो प्रोक्योरमेंट करती है वो व्हीट और राइस का प्रोक्योरमेंट करती है। अब अगर इस एमएसपी के ऊपर मैं बात करूं तो इस एमएसपी से सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही होता है। दूसरी बात है कि ये जो एमएसपी है, डेटा यहां पे दूंगा आपको कि इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आपके होते हैं उनमें से 6% एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ही आपके एमएसपी पर बिक पाते हैं, ठीक है। यानी 94% किसान ऐसे हैं जिनको एमएसपी क्या है ये पता नहीं है, या वो अपनी फसलें एमएसपी पर नहीं बेच सकते हैं और अपने गांव के अनलाइसेंस्ड ट्रेडर को कम दामों पे अपनी फसलें बेच देते हैं। अब डर क्या है, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, उस पर एक पॉइंट ये भी है कि फार्मर्स को लगता है कि अगर ये ट्रेड मंडीज के बाहर होने लगे तो फिर गवर्नमेंट एमएसपी को हटा देगी, ठीक है। तो अब ये डर उनको क्यों लग रहा है ये मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट क्यों एमएसपी को हटाएगी ये मुझे नहीं पता, तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। तो उनका कहना है कि आप एमएसपी को, मतलब एमएसपी की गारंटी लीजिए, इसको आप लॉज में इंक्लूड करिए, ठीक है। और एक बात यहां पे ये भी है कि इंडिया में जिन क्रॉप्स की एमएसपी डिसाइड नहीं होती है उन क्रॉप्स की प्राइस डिस्कवरी का कोई भी तरीका हमारे पास नहीं है। तो ये 3 बिल्स को मैंने आपको 3 तरीके से समझाया। पहला जो बिल था वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके था। सेकंड जो बिल है वो फूड, अगर मैं बात करूं, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लेके है। तीसरा जो बिल है वो अगर मैं बात करूं तो वन नेशन वन मार्केट की बात करता है। और जो चौथी जो बात है वो एमएसपी को लेकर जो बवाल मचा हुआ है। अब अगर मैं इसमें एक सोल्यूशन की बात करूं कि सोल्यूशन क्या है, ठीक है। बिल्स में डेफिनेटली कुछ लूप होल्स हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है, लेकिन मैं कुछ सॉल्यूशंस आपको बताना चाहूंगा। जैसे सॉल्यूशंस हैं, जैसे आज हम शेयर मार्केट देखते हैं कि शेयर मार्केट पे लगभग हमको मान लो इन्फोसिस का शेयर लेना है तो इन्फोसिस का शेयर का प्राइस मुझे पता है, ठीक है, और उसी प्राइस को स्टैंडर्ड मान के मैं आगे चल के उसको सेल या बाय करूंगा। एक ट्रांसपेरेंसी है। इंडिया में अगर बात करें तो 2 ऐसे एक्सचेंजेस हैं, आपको भी पता होगा, एक है एमसीएक्स और दूसरा है एनसीईएक्स, जो कि आपको कमोडिटी डेरिवेटिव्स ऑफर करती है और ये बताती है कि जो भी फूड प्रोड्यूस है उनकी फ्यूचर प्राइसेस क्या होने वाली है। फार्मर्स इनको यूज कर सकते हैं अपने लिए एक रेफरेंस प्राइस को डिसाइड करने में, ठीक है। ये इनको एक रेफरेंस प्राइस डिसाइड करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। सेकेंड जो सोल्यूशन है वो सेकेंड सोल्यूशन ये है कि फार्मर्स को यूनाइट होने की जरूरत है। फार्मर्स जब तक यूनाइट नहीं होंगे
तब तक उनकी एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है वो नहीं बढ़ेगी, उनकी बार्गेनिंग पावर। ये 3 बिल्स में जो भी इश्यूज है वो जानने के बाद सॉल्यूशंस क्या है। सॉल्यूशंस तो बिल्कुल अगर मैं बात करूं सिंपल है, बट उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। अगर आप पहले सोल्यूशन की मैं बात करूं तो अगर आप शेयर मार्केट देखते हैं तो शेयर मार्केट में हमें पता होता है कि आज मान लो इन्फोसिस का मुझे शेयर खरीदना है, तो उसके 2 दिन पहले क्या दाम थे, 2 दिन के 1 हफ्ते पहले क्या दाम थे, तो मुझे एक रेफरेंस प्राइस पता है कि अगर मैं इस प्राइस पे खरीदूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। ऐसे ही कुछ एक्सचेंजेस हैं जैसे कि MCX है, NCEX है, जो कि आपको कमोडिटी डेरिवेटिव्स ऑफर करता है। यहां पे जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसके फ्यूचर प्राइसेस जो है वो लिस्ट होते हैं। गवर्नमेंट ये फार्मर्स क्या कर सकते हैं कि इन प्राइसेस को अपने लिए एक रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं जब भी वो अपना प्रोड्यूस किसी को बेचते हैं, किसी ट्रेडर्स को बेचते हैं। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज फार्मर्स को यूनाइट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक वो यूनाइट नहीं होंगे तब तक उनकी एग्रीकल्चरल आउटपुट नहीं बढ़ेगी, और जब तक आपकी एग्रीकल्चरल आउटपुट नहीं बढ़ती है आपकी बार्गेनिंग पावर जो है वो नहीं बढ़ने वाली है, आपका एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा। एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, NECC आपने नाम सुना होगा, नेशनल एग कोऑपरेटिव सोसाइटी या कॉर्पोरेशन, नेशनल एग कॉर्पोरेशन, जो बेसिकली एग्स के प्राइसेस जो है वो रेगुलेट करती है, एक ऐसा प्राइस इंडिकेट करती है जो कि फार्मर्स के लिए भी बेनिफिशियल हो और जो कि कस्टमर को भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं पड़े। इसलिए आप देखते हैं कि एग्स पूरे इंडिया में लगभग हर रीजन में उनकी प्राइसेस जो होती है वो लगभग बराबर होती है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन यानी जिनको हम FPOs बोलते हैं, उनको बनाने की और भी ज्यादा जरूरत है। भारत में ऑलरेडी बहुत सारे FPOs हैं, जैसे अमूल है, अमूल ने कैसे फार्मर्स को बेनिफिट किया है ये हमें पता है। तो ऐसे और भी फूड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की अगर मैं बात करूं तो जरूरत है, ताकि ऐसे फूड प्रोडक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो फार्मर्स को एक साथ ला पाए, फार्मर्स को यूनाइट कर पाए, उनको एक कलेक्टिव फोर्स बना पाए। और ऐसे FPOs को गवर्नमेंट को इंसेंटिव और एजुकेशनल सपोर्ट देना चाहिए, दोनों को, स्टेट गवर्नमेंट को भी देना चाहिए और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट फाइनली ये है कि ये बिल जो है ये प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स हो सकते हैं, बट जो लूप होल्स है गवर्नमेंट उनको श्योरली एड्रेस करे। ठीक है, और सीधी सी बात है कि कोई भी आइडियाज, कोई भी बिल्स का सक्सेस या फेलियर इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इंप्लीमेंट किया गया है। जब फार्मर्स को ये बिल उनका दुश्मन लग रहा है तो ऐसे बिल का क्या फायदा। इसलिए गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी उनके जो भी ग्रीवांसेस है उनको एड्रेस करे। और आपको अगर एक बात करूं कि घर में अगर आप बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, एक साथ चिल्ला रहे हैं, तो ऐसे केसेस में शोर बहुत होता है, और जब शोर होता है तो आदमी अपनी खुद की बात भी नहीं सुन पाता है। यानी इन द बैटल ऑफ बीइंग द लाउडेस्ट वन इन द हाउस, ठीक है, इन द बैटल ऑफ बीइंग द लाउडेस्ट वन इन द हाउस वी फॉरगेट टू हियर व्हाट आवरसेल्व्स आर सेइंग। इसको नहीं हटा देंगे। और लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपने पोटेंशियल के हिसाब से इस बिल को सपोर्ट, अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से इस बिल को सपोर्ट या अपोज कर रहे हैं। मैं हमेशा से ये बात कहता चला आ रहा हूं कि आज हमारा भारत देश एक ऐसे कगार पे पहुंच चुका है जहां पे हम लोग रैशनल नहीं बन पा रहे हैं, हम लोग एकदम एक्सट्रीम एंड्स पे खड़े हैं। या तो हम एक को बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं या हम उसको पूरी तरह से रिवोल्ट कर रहे हैं। हम बीच के रास्ता को, अगर मैं बात करूं मिडिल पाथ को नहीं समझ पा रहे हैं। अगेन मैं वही बात करना चाहता हूं कि सच जो है वो हमेशा बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिनेरियो के बीच में छुपा होता है। और आज देख के बहुत दुख होता है कि जो हमारे देश के मैक्सिमम क्राउड है वो 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, बीच में कोई जाने को तैयार नहीं है। और दोनों साइड से अगर हम बात करें तो इतना ज्यादा शोर है
इतना ज्यादा लोग चिल्ला रहे हैं, इतना ज्यादा शोर है कि वो अपने खुद की कही हुई बात जो है उसको नहीं सुन पा रहे हैं। यानी इन द बैटल ऑफ बीइंग द लाउडेस्ट वन इन द हाउस वी फॉरगॉट टू हियर व्हाट वी आवरसेल्व्स are saying. Thank you for watching this detailed video.